आइस ब्रेकर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रहा था और समुद्र के दक्षिणी किनारे की तरफ जा रहा था। अगले कुछ वक्त तक लियांग यू और दूसरे लोग ब्लिज़र्ड सिटी द्वारा दिए गए निवास में रुक रहे थे और उन्हें अपनी मर्जी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जैंगी ने अपने म्यूटेंट स्पेस से 4 इक्लिप्स मून के फौजी के शरीर निकाले। ये 4 लोग सब इलाइट डेल्टा लेवल के थे। अगर मैं इनकी ताकत अपना लूं तो मैं जरूर ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जैंगी ने अपने हाथ को एक इक्लिप्स मून के फौजी के माथे पर रखा, पूरी उम्मीद के साथ। जल्द ही वो फेमिलियर एहसास वापस आया। कोड डिवॉवरिंग की एबिलिटी के जरिए जैंगी को मर चुके म्यूटेंट्स की ताकत मिलनी थी, लेकिन इस बार वो रिफ्रेशिंग फीलिंग जो हर बार मिलती थी वो नहीं आई। थोड़ा बहुत पावर उसने एब्सॉर्ब किया, लेकिन ओवरऑल फीलिंग से ये ज्यादा बेहतर नहीं लगा। ये क्या हो रहा है? जैंगी समझ नहीं पाया कि आगे क्या हो रहा था। असल में ये फिनोमिनल पहले भी हो चुका था। जब उसने डे सिटी के म्यूटेंट्स को मारा, उसने उनका एसेंस एब्सॉर्ब किया था, लेकिन उसे अपनी एबिलिटीज में ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि उनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, इसीलिए कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो इक्लिप्स मून के म्यूटेंट्स वो एब्सॉर्ब कर रहा था, वो कोई कमजोर नहीं थे। फिर भी अब्सॉर्प्शन का इफेक्ट मिनिमल ही था। ये क्या हो रहा है? जैंगी ने सोचा, क्या मैं अपने एवोल्यूशन के बॉटल नेक तक पहुंच गया हूँ? ये ख्याल उसके दिमाग में आया और जैसे ही ये सोचा, उसने महसूस किया कि ये बहुत लॉजिकल है। अगर म्यूटेंट्स को अनंत तरीके से डिवॉल्व करके इवॉल्व किया जा सकता तो हर कोई म्यूटेंट लिमिटलेस पावर के साथ बन जाता। ऐसे में आउटर सिटी के म्यूटेंट्स कभी ब्लिज़र्ड सिटी के इलाइट्स के बराबर नहीं हो सकते। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि कोड डिवॉल्वरिंग की एबिलिटी का भी अपना एक लिमिट है। शायद अगले स्टेप में अगर जैंगी को अपनी एवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है तो उसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स को डिवॉल्वर करना होगा। जमीन पर पड़े हुए दूसरे 3 म्यूटेंट्स की लाशों को देखते हुए जैंगी ने कुछ देर तक सोचा और फिर फ्लावर और लियांग यू को बुलाया। खुद एब्सॉर्ब करने से अगर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो बेहतर है कि मैं अपने आसपास के लोगों की कॉम्बैट पावर को इम्प्रूव करूं, उसने सोचा। लियांग यू ने हैरानी से देखा जब जैंगी ने उसे म्यूटेंट एसेंस शेयर करने का फैसला किया। जल्द ही वो समझ गई कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा अचानक से लाल हो गया। फ्लावर ने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने देखा कि कोई डिलीशियस चीज उसे मिल रही है तो बिना कुछ बोले वो उस पे चढ़ गई, लेकिन वो एक म्यूटेंट का एसेंस खा पाई, दूसरा नहीं। इन म्यूटेंट्स का एसेंस फ्लावर के लिए बहुत ताकतवर था और एक को डाइजेस्ट करने में काफी वक्त लगता था, पर लियांग यू ने बाकी 2 म्यूटेंट्स का एसेंस आसानी से निगल लिया। जैंगी ने अपने दिल में शिकायत की, मार्शल आर्ट्स मास्टर का फाउंडेशन कितना गहरा है, पता नहीं वो फ्यूचर में किस लेवल तक इवॉल्व कर सकती है। अभी तक जैंगी को लियांग यू और फ्लावर की स्पेसिफिक एबिलिटी लेवल का पता नहीं था, क्योंकि एबिलिटीज का लेवल एक वेग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कम से कम दोनों का अपर लिमिट हाई लेवल डेल्टा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैंगी बोर हो गया और सोचा कि बैली चेंकिंग से बात करे, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब उसने डायल किया तो प्रॉम्प्ट आया कि जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। जैंगी ने सोचा शायद बैली चेंकिंग कॉम्बैट कमांड सेंटर में है, जू जंग और बाकी लोगों के साथ मिलकर बैटल के बाद की सिचुएशन डिस्कस कर रहा होगा। जैंगी ने अपने आप को रिलैक्स महसूस करना बंद किया और उन नियॉन म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दी। यांग शिनशिन द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन वाकई में ब्लिज़र्ड सिटी से अलग थी। जैंगी ने ये भी सोचा कि हो सकता है ब्लिज़र्ड सिटी ने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हो, लेकिन उसने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी डिस्कवर की। इन्फॉर्मेशन में इक्लिप्स मून के 13 लोगों की लाइफ स्टोरीज और उनकी एबिलिटीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स थी। जब जैंगी ने ताकेउची मायूमी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ एक मोमेंट के लिए रुक गए। मायूमी ताकेउची एक नोवाइस एंशिएंट श्राइन मेडन, ताकेउची फैमिली की 126th जनरेशन का डिसेंडेंट। उसके एंसेस्टर ताकेउची सुकुने मुराई एरा के एक ऑफिशियल थे और ये टाइटल जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। ये इंटरेस्टिंग है, जैंगी ने सोचा। ताकेउची सुकुने के टाइटल को इनहेरिट करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आक्शाओ स्टेट के हिस्टोरियंस के जैसे होती है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री को लिखने के बजाय उसे वर्बली पास करते हैं और अपने दिमाग में याद रखते हैं। बाद में ताकेउची सुकुने का पोजीशन तो डिसअपियर हो गया, लेकिन ताकेउची फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब तक उन्होंने अपहोल्ड की थी। हर जनरेशन के डिसेंडेंट्स स्ट्रिक्ट ग्रुप ट्रेनिंग करते थे और जापान की हिस्ट्री को एनग्रेव करते थे, जो था पास्ट को नहीं भूलना, प्रेजेंट के लॉस में और फ्यूचर से भी अलग नहीं होना है। जैंगी ने सोचा ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर सुपर पावर्स का संबंध किसी के ऑब्सेशन से हो तो क्या इस इंसान की सुपर पावर मेमोरी हो सकती है? ये एबिलिटी तो यूजफुल नहीं लगती, पर क्या हो सकता है? ताकेउची फैमिली की श्राइन मेडन की पावर बुक ऑफ प्रोफेसी हो। एक बोल्ड आइडिया जैंगी के दिमाग में 2 बैटल्स के बाद आया। दूसरी पार्टी के पास बैटलफील्ड का ग्लोबल कंट्रोल था और उसने सोचा कि ये आइडिया बिल्कुल सही है। दूसरी पार्टी एक ऑफिशियल प्रोफेशनल नहीं थी, उनके पास पावरफुल इक्विपमेंट नहीं था और वो फॉरेन लैंड में लड़ रहे थे जहां उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। बिल्कुल परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस और परफेक्ट लोग, उनके साइड पे कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो हमेशा ब्लिज़र्ड सिटी के कोलिशन फोर्सेस को कैसे हराते थे? अगर श्राइन मेडन मायूमी ताकेउची के पास प्रोफेसी जैसी एबिलिटी है तो ये सब कुछ समझ में आता है। जैंगी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ऐसा है तो पूरे इक्लिप्स में सबसे डरावनी शख्स, उनका टीम लीडर
जिंगूजी सेइचिरो नहीं बल्कि ये मायूमी ताकेउची है। वो इक्लिप्स का असली कोर है। जैंगी को अपने पीठ पर चिल्स का एहसास भी होने लगा। प्रोफेसी फ्यूचर को देख सकती है। अगर ऐसी कोई एबिलिटी है तो चाहे डायरेक्ट फाइट करने की एबिलिटी ना हो, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एपिसलोन लेवल की होगी। बैटलफील्ड पे भी उसका रोल अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर अपोनेंट सब कुछ प्लान कर सकता है तो उसने 4 लोग कैसे मार दिए? ये सोचकर जैंगी अपने कमरे में इधर उधर चलने लगा, की पॉइंट्स पर सोचने लगा। अगर कोई प्रेडिक्शन एबिलिटी है तो वो फ्यूचर की सारी डिटेल्स को समझ नहीं सकती। शायद इसीलिए वो अपनी पूरी अटेंशन गॉड स्क्वाड पे दे रहे थे और मेरी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी एबिलिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ये प्रॉफिटिक एबिलिटी है तो उनको अपने आसपास के लोगों को सेंटर बना के परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने उसके एबिलिटी को कैसे तोड़ दिया? जैंगी अपने विचारों में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ये समझ पाया तो ये इक्लिप्स को एलिमिनेट करने का सबसे क्रिटिकल तरीका बन जाएगा। लैन शिंगचोंग ने जैंगी और बैली चिंकिंग को ऑपरेशन सेंटर में बुला लिया। जैंगी ने तुरंत समझ लिया अब जू जंग ने उन्हें बुलाया है तो ये पक्का है उनके पास कोई सोल्यूशन होगा। ज्यादा देर नहीं हुई, जैंगी और बैली चिंकिंग जो न्यूज सुन के आए कॉम्बैट कमांड सेंटर में पहुंचे। दोनों लॉबी में मिलते हैं। बैली चिंकिंग ने जैंगी को एक कड़वा स्माइल दिया और जैंगी ने तुरंत समझ लिया। शुरू में दोनों ने मिलकर रिवर्स आउट डोमेन को ट्रिक किया था और डिस्ट्रिक्ट के टॉप लीडर्स को जैंगी की स्ट्रेंथ के बारे में ना जानने दिया था। जैंगी ने उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, मेरी कंडोलेंस है भाई। मुझे उम्मीद है कि जूजंग अच्छे मूड में होगा और तुम्हें मेरे स्ट्रेंथ को छुपाने में मदद करने के लिए माफ कर देगा। लैंग शिंगचोंग खुद आकर दोनों का स्वागत करती है। उसका चेहरा काफी अच्छा था लेकिन थोड़ा फेमिनिन था, शायद इसीलिए क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट थी। लेकिन जैंगी को ये बंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि लैंग शिंगचोंग उस टाइप की औरत नहीं थी जिसे देख के लगता हो कि वो स्मार्ट है। ऐसे लोगों से डील करते वक्त ना जाने कहां कौन सा नुकसान हो जाता है। पर जैंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो सोचता था कि लैंग शिंगचोंग का अपनी स्मार्टनेस दिखाने का तरीका थोड़ा फनी है। एक सच्चा स्मार्ट इंसान अक्सर अपने टैलेंट्स को शो ऑफ नहीं करता। कृपया ऊपर आइए, आप दोनों का जूजंग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लैंग शिंगचोंग ने कहा। जैंगी शांति से मुस्कुराया और सर हिलाकर उसके साथ चल दिया। बैली चिंकिंग का चेहरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अब उसे मजबूरन चलना ही पड़ा। कुछ देर बाद दोनों जूजंग के ऑफिस पहुंचे। लॉन्ग शिंगचोंग अंदर नहीं आई, उसने बाहर से ही डोर बंद कर दिया। अंदर सिर्फ जूजंग और उसका पर्सनल गार्ड शोंग लिंगशोंग था। जूजंग टेबल के पास बैठा था, अपने हाथ अपनी थोड़ी पर रखे हुए। दोपहर की रोशनी और साया थोड़ा धीमा था जो उसके चेहरे पर आधा हिस्सा और शोंग लुक्शोंग को साये में छुपाने का काम कर रहा था। ऑफिस का माहौल थोड़ा अजीब था। जैंगी ने अपने आप में सोचा, शायद मुझे बुलाने का कोई और रीजन नहीं होगा। उसे लगता होगा कि मैं इक्लिप्स मून को डील करने में मदद करूं। मैं नियॉन रॉनिन को हैंडल करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखता, लेकिन अपनी जान दांव पे लगाना मैं नहीं चाहता। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। बैली चिंकिंग जैंगी के पास स्टर्न चेहरे के साथ खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था। जूजंग ने अपना सर उठाया और उन दोनों को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने गहरी मुस्कान के साथ कहा, आप लोग आ गए हो तो बैठो। बैली चिंकिंग ने जोर से कहा और ये दिख रहा था कि वो थोड़ा नर्वस था। जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया, शुक्रिया कमांडर। दोनों टेबल के पास बैठ गए। जूजंग की नजर सीधा जैंगी पर थी। जैंगी, इस बैटल में तुमने इक्लिप्स मून को सप्रेस करने में काफी कंट्रीब्यूशन दी है। ये मुझे सरप्राइज कर रहा है। मैं सोचता था कि आउटर सिटी में ऐसे पावरफुल म्यूटेंट नहीं होंगे। वो मुस्कुराया और अपना हाथ जैंगी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम तो सच में अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से छुपा के रखते हो। ये कहकर उसने बैली चिंकिंग की तरफ देखा जो उसके पास बैठा था। हमारी डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन टीम भी ये नहीं ढूंढ पाई। बैली चिंकिंग को अपना गले में कुछ उलझन महसूस हुई। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन समझ नहीं पाया कि कहां से शुरू करे। जैंगी मुस्कुराया और उसने अपनी टेंशन को कम करते हुए बोला, एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ तरीके रखता हूँ ताकि अपोकलिप्स के एंड में अच्छे से जी सकूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जूजंग समझ सके। जूजंग ने सर हिलाकर जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम सच में काफी कॉशियस हो और अच्छे से अपने सीक्रेट्स छुपा के रखते हो। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर तुम बैटलफील्ड पर होते तो लोग जैसे तुम हो उनका जिंदा रहना काफी पॉसिबल होता है। जूजंग की तारीफ सुनकर जैंगी शांत रहा। ऐसे अच्छे शब्दों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कौन जाने बाद में वो उसे क्या काम दे दे। आप बहुत दयालु हैं। मेरी स्ट्रेंथ अभी भी ब्लिजर्ड सिटी के इलाइट्स के मुकाबले काफी कम है। खासकर प्रोफेशनल सोल्जर्स के मुकाबले मेरी कॉम्बैट क्वालिटी काफी पीछे है। अचानक जूजंग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ा सा बेचैनी थी। ग्रेट म्यूटेशन एरा के कंटेक्स्ट में आर्म सोल्जर्स का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाई लेवल म्यूटेंट्स के बीच में बैटल हो, चाहे आर्म सोल्जर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लो लेवल म्यूटेंट्स तो लगभग बिल्कुल भी बैटल के आउटकम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। जूजंग को वो गॉड स्क्वाड के मेंबर्स याद आए
जो बैटल में मर गए। इस बैटल ने हम सबको एक लेसन दिया है, सिर्फ टॉप म्यूटेंट्स और इंटेलिजेंस ही बैटल के आउटकम को डिसाइड करते हैं। जू जंग ने अपनी बात जारी रखी। हम पहले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, हम सिर्फ अपनी बड़ी तादाद और होम ग्राउंड के एडवांटेज में गुम हुए थे। अगर हमने अपनी सोच को टाइम पर चेंज नहीं किया तो फ्यूचर में हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैंगी ने जू जंग की एनालिसिस को सुनते हुए लगातार सर हिला दिया, जिसमें उसका मेन पर्पस ये था कि लीडर को ये दिखाए कि वो उसकी बातों से सहमत है। जैंगी को ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से ही समझ में आ गया था। फिर जू जंग ने अपने हाथ टेबल पर रखे और अपनी नजर जैंगी के चेहरे पर डाली। हमारी रिवेंज अब म्यूटेंट्स और हाई लेवल म्यूटेंट्स के द्वारा लीड की जाएगी। मैंने फैसला किया है कि बैटलफील्ड पर तुम्हें इनिशिएटिव दूंगा। तो जैंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी टीम को अगले मिशन में लीड करोगे। हवा में अचानक एक खामोशी छाई। जैंगी चुप रहा और बैली चंकिंग ने अपना सर थोड़ा सा घुमाया और उसे हैरानी के साथ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। इक्लिप्स मून को एनसर्कल और सप्रेस करना इतना बड़ा काम अब ये जैंगी और आउटर सिटी के म्यूटेंट्स के हाथों में दे दिया गया था। जैंगी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका ब्रेन कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसे पता था कि जू जंग उसे बैटलफील्ड पे भेजेगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि जू जंग उसे नेक्स्ट एनसर्कलमेंट और सप्रेशन मिशन का लीड देगा। ये जिम्मेदारी थोड़ी जल्दी आ गई थी और काफी भारी थी। जैंगी एक कामचोर इंसान है और उसे टीम लीड करना बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली जब टीम में अनफेमिलियर लोग हो जो बस अपने पैर खींच रहे हो। वो समझाता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। जैंगी ने कहा, ब्लिज़र्ड सिटी में काफी टैलेंटेड लोग हैं। जू जंग ने उसे एक गहरी नजर से देखा। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं, और वो है इक्लिप्स मून का सबसे बड़ा कमजोरी। जैंगी ने जू जंग को देखा और उसके मन में कुछ अंदाजा लगने लगा। फिर जैंगी ने पूछा, क्या ये सच है? जू जंग ने एक्सप्लेन किया, हाँ, हम गलत थे। जिंगूजी इक्लिप्स मून का कोर नहीं है, उनका असली कोर है प्रीस्टेस, जो प्रोफेसी की पावर रखती है, मायूमी ताकेउची। जैंगी ने थोड़ा सोचा और बोला, लगता है मैंने सही गेस किया था। जू जंग ने कंटिन्यू किया, हमने उसकी एबिलिटी समझ ली है। उसने अपने 2 उंगलियां उठाई। पहला, उसके पास एक प्रोफेसी का पावर है जो उसे फ्यूचर देखने में मदद करता है। इसकी वजह से वो हर एक्शन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट इंसान भेज सकते हैं। इस एबिलिटी ने हमारी स्ट्रेंथ को कम से कम 30% तक कम कर दिया है। जब हमने डेथ ऑफ लव की अटैक किया था, हम उन्हें वाइप आउट नहीं कर पाए। जू जंग अभी भी डर से कांप रहा था। जब उसने डेथ ऑफ लव को लॉन्च करने के बारे में सोचा था, उसने एक गहरी सांस ली। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि मैं कुछ मिनट्स पहले जो करने वाला था वो क्या होगा। जैंगी का चेहरा इतना सरप्राइज नहीं था, लेकिन फिर भी चैंकिंग ने सवाल किया, लेकिन ये तो समझ नहीं आता, अगर वो सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है तो फिर जैंगी ने 4 मेंबर्स को कैसे मारा? जू जंग ने डिसिसिव तरीके से जवाब दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमने ये देखा कि उनके एक्शंस का ऑलमोस्ट हर बैटलफील्ड पे एब्सोल्यूट इनिशिएटिव होता है, पर किसी एक इंसान की वजह से उनके प्रिडिक्टिव एबिलिटी को डिस्टरबेंस हुई। जू जंग के आंखों में आग भरी हुई थी, जैंगी को देखता हुआ जैसे उसने कोई रेयर ट्रेजर ढूंढ लिया हो। जब तक जैंगी है, उसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कमाल का है जैंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टीम लीड करो और इस मिशन का जिम्मा उठाओ। जू जंग ने अपना सर जैंगी के करीब लाकर सीरियसली एक शब्द में पूछा, जैंगी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम हमसे सच बोलो, तुमने किस तरीके से उनकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी को क्रैक किया? जैंगी ने गहरी सांस ली और जू जंग के सवालों का जवाब दिया, अपनी आंखों में सफाई के साथ, मुझे नहीं पता। दरअसल जब मैंने मिशन स्टार्ट किया था तो मैंने महसूस किया था कि कुछ गलत है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्यों स्पेशल हूँ। ये झूठ था। जैंगी ने अपने दिल में असल सच समझ लिया था। प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी दूसरे शब्दों में एक कैजुअलिटी का वेपन है। ये प्री डिटरमाइंड फेट पे डिपेंड करता है, लेकिन जैंगी एक रीबॉर्न इंसान है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैंगी की एबिलिटीज अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में जैंगी को मार दिया गया था, इसीलिए उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। और जो स्पेस वो है, वो एक यूनिक फील्ड बन चुका है। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी उस पर असर नहीं करती।